चलिए, तो आज का जो प्रश्न है बाल विकास एवं शैक्षिक मनोविज्ञान कोर्स 1 का चैप्टर 3 का प्रश्न संख्या 2। ये कह रहा है कि पंचकोशीय विकास, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश का वर्णन कीजिए। पंचकोशीय विकास के शैक्षिक निहितार्थ को लिखिए। ठीक है, कल हमारे एक साथी पूछ भी रहे थे कि सर इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा। कल के प्रश्नों में पूछ रहे थे कि सर भारतीय दर्शन का शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा, कि सर बच्चों को दर्शन क्यों पढ़ाएंगे। आज हम उन पे भी, उस बिंदु पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, मंजू पाल जी, क्या रहा, आवाज डबल आ रहा है। एक बार आप अपना मोबाइल चेक कर लीजिए, स्पीकर चेक कर लीजिए, हो सकता है उसमें कुछ तकनीकी खराबी होगी, इसलिए आपको मेरा आवाज डबल सुनाई दे रहा होगा। हाँ, आवाज तो सुनाई देगा। चलिए आ जाइए राजेश मौर्य जी। तो प्रश्न क्या है हमारा, पंचकोशीय विकास का वर्णन कीजिए। हो सकता है कि आपको प्रश्न में पंचकोशीय विकास में इस पांचों की चर्चा नहीं की गई हो, तो वहां पे आपको ये याद रखना होगा कि पंचकोशीय विकास में कौन कौन से बिंदु आते हैं और फिर उस पर चर्चा करेंगे पंचकोशीय विकास के शैक्षिक निहितार्थ। ठीक है, चलिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जो आपके 25 मार्क्स के पेपर हैं उसमें मैक्सिमम 5 मार्क्स, और जो आपके 75 अंक के पेपर हैं उसमें मैक्सिमम 10 मार्क्स। चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं पंचकोशीय विकास क्या है। ठीक है, पंचकोशीय विकास नाम से यह स्पष्ट है कि पंचकोश, कोश का मतलब होता है आवरण। कोश का मतलब क्या होता है, अगर बात किया जाए कि सर कोश का मतलब क्या होता है, तो कोश का मतलब होता है आवरण। क्या होता है ये, आवरण। मतलब भारतीय दर्शन की बात करें तो मैंने कल भी कहा था कि उपनिषद की चर्चा की थी। उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये शरीर क्या है, नश्वर है, और आत्मा अमर है। तो उसी उपनिषद की चर्चा करते हुए आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय दर्शन में पंचकोशीय विकास मनुष्य के समग्र विकास की अवधारणा है। मतलब जिस तरह से हम करते हैं ना कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसी तरह से मनुष्य के विकास की जो अवधारणा है वो समग्र अवधारणा पंचकोशीय विकास को ही दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि पंचकोशीय विकास विकास मनुष्य के समग्र विकास की अवधारणा। समग्र विकास की अवधारणा क्या है, समस्त विकास की अवधारणा। ठीक है, ऐसे आप प्रश्न को एक बार देख लीजिए। तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो सकता है। एक बार प्रश्न को देख लीजिए, पंचकोशीय विकास का वर्णन और उसके शैक्षिक निहितार्थ। आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो कहाँ क्यों नहीं कह सकते हैं। चलिए, थैंक यू अमर प्रकाश जी, आप हमको याद दिला दिए कि सर व्हाइट बोर्ड खोल लीजिए। ऐसे मैं खोलता ही थोड़ा सा देर हो जाता, लेकिन चलिए, आपने कहा कि सर समय क्यों बर्बाद करना, मैं आपको याद दिला देता हूं। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले पंचकोशीय विकास। पंचकोशीय विकास का वर्णन, सबसे पहले हम लोग इसको भाग को देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि भारतीय दर्शन में पंचकोशीय विकास मनुष्य के समग्र विकास की अवधारणा, समग्र विकास की अवधारणा है। अवधारणा। अब कल की कक्षा में जब हम लोग पढ़ रहे थे मन को, बुद्धि को और स्मृति को, तो वहां हमने कहा आपको कि ये क्या है, ये एक आंतरिक संरचना है या अंतःकरण है। क्या है, ये अंतःकरण है या ये आंतरिक संरचना की बात की जा रही है। लेकिन जब हम पंचकोशीय विकास पे आते हैं तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो जाती है, मतलब मनुष्य के समग्र विकास की अवधारणा। और जब मैं कहा कि समग्र विकास की अवधारणा है, जहां ये सिर्फ अंतःकरण की बात कर रही थी, इसका मतलब है ये अंतःकरण के साथ बाह्यकरण को भी देखेगा।
अंतःकरण के साथ साथ किसको देखेगा, बाह्यकरण को भी देखने का काम करेगा। इसका मतलब है कि अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों मिलाकर ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब मानव का व्यक्तित्व निर्माण होगा। मानव का क्या निर्माण होगा, मानव का व्यक्तित्व निर्माण होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस पंचकोशीय विकास के अनुसार मानव का व्यक्तित्व निर्माण होता है, जिसमें क्रमिक विकास और संतुलन आवश्यक। अब मानव का व्यक्तित्व का विकास होगा तो सब विकास का होना जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं कि व्यक्तित्व विकास में व्यक्ति खूबसूरत बहुत हो, चेहरा से बहुत खूबसूरत हो, गोरा चिट्ठा हो एकदम, लेकिन पता चले कि एक लीवर का हो, तो क्या होगा, कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। या देखने में बहुत खूबसूरत हो, एकदम हीरो की तरह बॉडी हो, लेकिन पता चले कि मानसिक रूप से विकृत हो, तो क्या ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, क्या समग्र विकास होगा, नहीं होगा। तो क्या कहा कि मानव व्यक्तित्व का विकास पंचकोशीय विकास का ही परिणाम है। मतलब मानव व्यक्तित्व का विकास, मानव व्यक्तित्व का विकास पंचकोशीय विकास का परिणाम है। पंचकोशीय विकास का परिणाम है, जिसमें क्रमिक विकास और संतुलन आवश्यक है, और संतुलन आवश्यक है। मतलब हम लोग अच्छा पर्सनालिटी का कब कहेंगे, देखिए लड़के का नाक एकदम खरा है, कान एकदम छोटा छोटा है, आंख भी बड़ा बड़ा है, कहेंगे ना, होंठ एकदम बिल्कुल है, दांत मेरे जैसा खराब नहीं होगा, एकदम मक्के के दाने की तरह एकदम पूरा एडजस्ट किया हुआ होगा। और बुद्धि तो मत पूछिए, विलक्षण प्रतिभा का बुद्धि है, हम प्रश्न करते भी नहीं थे तो वो उत्तर दे देता था। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एकदम लड़का का पर्सनालिटी तो देखते मत पूछिए। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं न कहीं पंचकोशीय विकास उसमें परिलक्षित हो रहा होगा। क्या पंचकोशीय विकास उसमें परिलक्षित हो रहा होगा, तभी ना। ठीक है, अब आ जाइए, जब आप इतना भूमिका लिख दीजिएगा, ठीक है, कि आप कि पंचकोशीय विकास से व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास होता है और यह व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। जब ये 3-4 पंक्ति आप लिख दीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा कि भारतीय दर्शन में विशेषकर उपनिषद में पंचकोशीय विकास की चर्चा है। क्या लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, जब आप वहां पे लिखेंगे कि इन 5 कोशों में संतुलित विकास के रूप में मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास पूर्ण रूप से अवतरित होता है। ठीक है, साथ साथ ये भी कहा कि जिस मनुष्य में पंचकोशीय विकास परिलक्षित होता है उसमें समरसता आ जाती है। क्या आ जाती है, समरसता आ जाती है। मतलब उसमें तो ज्ञान ही रहता है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, तो क्या है, उनका पंचकोशीय विकास हो चुका है, उनका पंचकोशीय विकास हो चुका है। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से क्या है, परिपूर्ण हो चुके हैं। क्या परिपूर्ण हो चुके हैं, तो उनमें क्या है, पंचकोशीय विकास परिलक्षित हो चुका है। तो भारतीय दर्शन में मनुष्य के व्यक्तित्व का, मैंने कहा ही ना, स्पष्ट लिखा कि मानव व्यक्तित्व का विकास पंचकोशीय विकास का ही परिणाम होता है। ठीक है, ये क्या करता है व्यक्ति को, ये संपूर्ण पंचकोशीय विकास व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण बनाता है। ठीक है, आप इस पंक्ति को लिख सकते हैं कि इन पंचकोशीय विकास से व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास
आध्यात्मिक विकास परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। इससे इससे व्यक्ति में समरसता का भाव, समरसता का भाव एवं आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, विकसित हो जाती है। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो किसी से बहस नहीं करते, उनका साक्षात्कार खुद से होता है, उनका डिबेट खुद के विचारों से होता है, और वो वसुदैव कुटुंबकम। सर समरसता क्या है? समरसता वही वसुदैव कुटुंबकम, सब कोई खुश रहे, जग का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो। ठीक है बोल प्रकाश जी, ठीक है। समरसता का भाव, वसुदैव कुटुंब का, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्व का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए समरसता? और आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति क्या हो गई कि आप खुद में मगन है, खुद के विचारों के अंदर द्वंद्व चल रहा है। अगर किसी विचार का द्वंद्व भी चल रहा है तो वो खुद के साथ चल रहा है, और उस द्वंद्व में फिर नए विचार भी पनपते हैं, उससे नए विचार भी पनपते हैं। तो आप इतना जो मैंने कहा आपको, ये सिर्फ आप उत्तर जब लिखना शुरू करेंगे तो भूमिका के रूप में लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप लिख दीजिएगा एकदम बिना किसी हिलचिल के, तेजी में बताइए। इतना तो आप लिख दीजिएगा कि भारतीय दर्शन में पंचकोशीय विकास मनुष्य के समग्र विकास की अवधारणा है। मानव व्यक्तित्व का विकास पंचकोशीय विकास का परिणाम है, जिसमें क्रमिक विकास और संतुलन आवश्यक है। पंचकोशीय विकास से व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास परिपूर्ण होता है। इससे व्यक्ति में समरसता का भाव और आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। कोई दिक्कत नहीं। आप यहीं पे थोड़ा सा अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। और प्रश्न आपका क्या था? कह रहा था कि पंचकोशीय, भारतीय दर्शन में पंचकोशीय विकास का वर्णन करें। अभी तो आप सिर्फ पंचकोशीय विकास के बारे में कहा आपने, पंचकोशीय विकास में क्या क्या आता है ये तो नहीं कहा। तो चूंकि प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो अब हम लोग प्रश्न पे पहुंचेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? अभी हम लोग टीजर दिखा रहे थे, टीजर के बाद ट्रेलर दिखाएंगे, ट्रेलर के बाद फिल्म दिखाएंगे, और फिल्म के बाद क्या होता है? फिल्म के बाद क्या होता है अगर कोई साथी बता देंगे तो हम पक्का समझ जाएंगे कि हाँ एकदम यहां से एक्टिव रहते हैं वो। पहले टीजर होता है, टीजर, पहले ट्रेलर नहीं होता, ट्रेलर से पहले टीजर आता है, 30 सेकंड का आता है टीजर, जिसको कहते हैं पोस्टर रिलीज हुआ है, तो पहले टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर मूवी आती है, और उसके बाद अंतिम में क्या आता है? बोलिए तेजी में। अच्छा, कंक्लूजन तो आप बोल दिए, किताबी भाषा बोल दिए। हम आपको फिल्मी दुनिया में लेके घूम रहे थे ना, फिल्मी दुनिया में ना घूम रहे थे, उसको कहते हैं हाईलाइट्स। क्या कहते हैं उसको? हाईलाइट्स। देखते मैच पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है मैच का हाईलाइट्स। फिल्म खत्म हो जाती है, उसके बाद आती है हाईलाइट्स, ठीक है। तो उसी तरह रिव्यू नहीं, हाईलाइट्स, ठीक है, हाईलाइट, हाईलाइट, हाँ आ जाइए। पूरा फिल्म उसमें बता दिया जाता है, रिव्यू भी चलेगा निषाद जी, ठीक है। और हम लोग इसमें बात करें तो वो निष्कर्ष तो हम कंक्लूजन तो लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। आ जाए, मैं इसको डिलीट कर दूं, इसको मैं डिलीट कर दूं, चलिए। अब लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अब इसको प्रश्न को भी बदल ही देते हैं थोड़ा सा। भारतीय दर्शन के अनुसार पंचकोशीय विकास का
वर्णन। ठीक है, भूमिका हम लोग लिख चुके हैं, अब आते हैं वर्णन में। अब हम यहां पे फिर क्या लिखेंगे उतना भूमिका के बाद में, कि भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए पंचकोशीय विकास उत्तरदायी है। पंचकोशीय विकास के पांचों आयामों का वर्णन निम्नलिखित है। इतना पंक्ति तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना बात तो आप सुन सकते हैं। सर एमपी में 5-8 का एग्जाम चल रहा है, यह एग्जाम टाइम 2:30 से 4:30 है और एग्जाम ड्यूटी हम घर 6 बजे तक आते हैं, हमारे हिंदी की क्लास नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी क्लास नहीं हो पाती है, आप रिकॉर्ड क्लास बाद में देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं, बाद में रिकॉर्ड क्लास आराम से देखते हैं। ठीक है, अब सबकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, किन्हीं के विद्यालय में एग्जाम चलेगा, कोई समर वेकेशन में चले जाएंगे, किन्हीं की तबीयत खराब होगी, कोई शादी में चले जाते हैं, इसलिए ना ऑनलाइन का फैसिलिटी रहता है कि क्लास छूट गई तो आप बाद में देख सकते हैं, इसलिए तो फैसिलिटी है ना इसमें, इसीलिए तो फैसिलिटी है। ठीक है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और हिंदी नाम से ही नाम है हिंदी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम तो कहते कि हिंदी का क्लास नहीं भी करवाते तो दिक्कत नहीं था, सिर्फ पीडीएफ दे देते तो दिक्कत नहीं था। हाँ बिल्कुल राहुल जी, और हिंदी का सेशन तो चल ही रहा है, रिकॉर्ड सेशन में आराम से एप्लीकेशन पे रहेगा अपलोड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई इशू नहीं है, एकदम छोटा मोटा इशू है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, कहां थे हम लोग? पंचकोशीय विकास के 5 आयामों का वर्णन निम्नलिखित है। तो सबसे पहला कौन है, तेजी में कमेंट करके बताइए, सबसे पहला कौन है? अन्नमय कोश। सबसे पहला कौन है? अन्नमय कोश। अब नाम से ही लिखा हुआ है क्या है? अन्नमय कोश। तो जब आप शरीर को अन्न देते हैं तो किसका विकास होता है? तेजी में बताइए, जब अन्नमय कोश की बात करते हैं तो किसका विकास होता है? किसका विकास होता है? शारीरिक, शारीरिक यही होता है ना। कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास होता है। इसका मतलब है कि पहली बार में आप किसी को देखते हैं तो क्या देखते हैं? पहली बार में आप किसी को देखते हैं तो क्या देखते हैं? नहीं सर हम नहीं बताएंगे सर, आप हमारे बारे में बुरा सोचिएगा। नहीं, क्यों सोचेंगे? तो पहली बार आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ओवरऑल पर्सनालिटी को देखते हैं। ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या आता है? पहले आप उसके दिमाग को तो पढ़ नहीं लेते कि सर हम तो एक नजर देख लेते हैं, हम समझ जाते हैं इसके पास कितना दिमाग। क्या देखते हैं? सबसे पहले शरीर को देखते हैं, यही देखते हैं ना, शरीर को देखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि शरीर का प्रथम आवरण अन्नमय कोश। ठीक है, जब ये प्रथम आवरण है तो शरीर का भौतिक आवरण, शरीर का भौतिक आवरण बाहर आपको दिख रहा है। अच्छा, अमर प्रकाश जी खूबसूरती को देख रहे हैं। खूबसूरती या बदसूरती तो देखने के बाद ना आता है, और लोग अपने हिसाब से ना खूबसूरती बदसूरती को जज करते हैं। आप तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं क्या, अब वो खूबसूरत है बदसूरत है ये तो आपका पैमाना है ना। अमर प्रकाश जी हो सकता है कि जो आपको खूबसूरत लग रहा हो सकता है राजेश मौर्य जी को बदसूरत लगे। फिर आपको कहें क्या अमर प्रकाश जी आपका चॉइस क्या, हम समझ गए आपका लेवल क्या है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि राजेश मौर्य जी को जो पसंद आ जाए
वो रेणु जी को बोले, क्या मौर्य साहब, आपका लेवल इतना डाउन होगा हम कभी नहीं सोचे थे, थोड़ा सा सोच को ऊपर कीजिए। कहने का क्या मतलब है, वो तो आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आपका खूबसूरत का पैमाना क्या है। क्लियर, खुश। चलिए अब आ जाइए, कहां थे हम लोग, शरीर का प्रथम आवरण अन्नमय कोश है। अब ये अन्नमय कोश जो विकसित होगा वो किस चीज से विकसित होगा। हाँ, चौहान साहब का नाम भूल गए, अच्छा अगले लाइन में चौहान साहब का नाम आएगा, ठीक है। अब शरीर का ये प्रथम आवरण है, शरीर का ये भौतिक आवरण है, तो इसका विकास किससे हो, किससे विकास होगा, वेरी गुड, फूड से विकास होगा। बहुत अच्छा, इसको अंग्रेजी में कहते भी हैं फूड से, क्योंकि नाम ही है अन्नमय कोश। तो अन्न क्या है, वो फूड ही है। तो कहा कि यह भोजन, जल और पोषण से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, यह भोजन, जल और पोषण से निर्मित होता है। मतलब ये जो आवरण है, कौन आवरण, अन्नमय आवरण। ये जो अन्नमय आवरण है, ये किसका विकास किस चीज से होगा, भोजन से होगा, जल से होगा, पोषण से होगा। उससे आपका शरीर क्या होगा, हिष्ट पुष्ट बने, बेहतर आप दिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बड़ा अच्छा पंक्ति है यहाँ पे कि ये जो शरीर है, इस शरीर में कोई निवास करता है। कौन निवास करता है, बताइए, कौन निवास करता है इस शरीर में, इस शरीर में कौन निवास करता है। तेजी बड़ा अच्छा एकदम बोले ना, हम कल से दर्शन पढ़ा रहे हैं, अब हमको लग रहा है कि अब हमको भी हिमालय पर्वत पे जाना होगा। ठीक है, 5 तत्व निवास, आत्मा, वाह वेरी गुड वेरी गुड। कल से दर्शन की बात चल रही है, हम भी मोह माया से दूर, पहले से ही मोह माया से दूर हैं। लगता है इस यूनिट को पढ़ाते पढ़ाते हम कहीं बीच में आपको ये नहीं कह दें कि देखिए कक्षा हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको इस कक्षा का कोई उचित नजर नहीं आ रहा है। मैं कक्षा क्यों लूं, मुझे अपने जिंदगी का रहस्य पता चल गया है। ठीक है, हमें अपने जीवन का सत्य पता चल गया, मैं अब सत्य की खोज में चल रहा हूं हिमालय पर्वत पर, इसलिए कल से मैं कक्षा नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको कभी भी सूचना जा सकती है नोटिस बोर्ड में, आप अवलोकन करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आ जाइए मूल में, मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए बीच बीच में आप हमको रोकते रहिएगा कि कहीं मैं साधु ना बन जाऊं। ठीक है, चलिए राजेश मौर्य जी अभी से कह रहे कि सर नहीं सर अभी मत जाइए। चलिए कहां थे लोग, तो यह भोजन, जल और पोषण से निर्मित होता है। अब क्या कहा कि यह शरीर जो है जन्म से लेके मृत्यु तक आत्मा का माध्यम है। क्या है, आत्मा का माध्यम है। मतलब यह शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा का माध्यम है। अब सर आत्मा का माध्यम का मतलब नहीं समझे हम, क्या है मतलब, अगर आप किसी से बात कीजिएगा तो शारीरिक हाव भाव के साथ ही बात कीजिएगा। मतलब आत्मा को अगर कोई संदेश देना होगा तो वो शरीर का सहारा ही लेगी। तो शरीर क्या हो गया, माध्यम हो गया, किसका, आत्मा का। अब कहे कि सर, अच्छा एक साथी कह रहे कि सर ब्रिज कोर्स तक रुक जाइए, उसके बाद आपको जहां जाना होगा सर हम नहीं रोकेंगे। मतलब हमारा काम पहले पूरा हो जाए, उसके बाद सर आपको जहां जाना होगा जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए बिल्कुल। हाँ अमित जी कह सर हम भी वहीं मिलेंगे। हाँ वहीं हम लोग हिमालय पर्वत पर ब्रिज कोर्स का सिलेबस निकाल के और चौपाल लगा के वहीं तैयारी करेंगे। भगवान भी प्रकट होके कहेंगे कि तुम दुनिया से दूर होके यहाँ आया था, फिर यहाँ दुनिया को भी लेके आ गया। चलिए कहां थे हम लोग, कि यह शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा का माध्यम हो जाएगा। अब आप कहें कि सर हम चाहते हैं कि डायरेक्ट आत्मा से बात करें। ठीक है, क्या करें, डायरेक्ट आत्मा से बात करें। अब आत्मा से बात करने के लिए कहीं शरीर साथ छोड़ दे तो फिर समझ रहे हैं कि आप आत्मा से बात नहीं कर पाइएगा। फिर कहां कहां जाइएगा कि हमको इस आत्मा से छुटकारा दिला दिया जाए, क्या दिला दिया जाए। क्लियर है, अब आ जाए फिर से समझते एक बार अन्वय कोश को, कि यह शरीर का प्रथम आवरण है, शरीर का भौतिक आवरण है। यह भोजन, जल और पोषण से निर्मित होता है। यह शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक आत्मा का
माध्यम होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान के चलिए कि अगर ये शरीर स्वस्थ है, अगर आपका ये सही है, अगर आपका ये सही होगा तो आपका ये सही होगा, होगा होगा मतलब पोषण जल और पोषण से निर्मित होता है अन्नमय कोश, सही हो गया। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपकी भावना, आपका विचार और आपके निर्णय लेने की क्षमता क्या होगी? बिल्कुल सकारात्मक। क्या होगी? बिल्कुल सकारात्मक होगी। अगर आप कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का भी वास होता है, कहते हैं ना जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन, जैसा होगा तन वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा धन, कहते हैं ना हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं। क्लियर है? सर मेरा जो क्वेश्चन छूट गया है वो कैसे होगा? हम आज ही क्लास लिए हैं। कोई बात नहीं है संजीव जी, आज आप क्लास लिए हैं, कल भी ले तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सारे क्लासेस कंटेंट में बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से एकदम पीडीएफ के साथ अपलोड है। ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत, किन्हीं भी साथी को परेशान, इतना खूबसूरत तरीके से कंटेंट में फोल्डर बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, उस फोल्डर में इतना सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो क्लास पीडीएफ, वीडियो क्लास पीडीएफ डाला हुआ है कि आप देखते ही पहली नजर में आपको ऐप से लगाव हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं एकदम बिल्कुल फ्रेश मन हो जाएगा, ओह कितना सिस्टमेटिक ढंग से, अब आपको पढ़ना बाकी रहेगा उसमें। ठीक है, सारा चीज उसमें बड़ा एकदम तरीके से रख दिया गया। ठीक है, चलिए हम क्या कह रहे थे कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मतलब अन्नमय कोश का विकास सही तरीके से हुआ है, तो जो आपकी भावना होगी, वो आपका जो विचार होगा या निर्णय लेने की जो क्षमता होगी वो बिल्कुल सकारात्मक होगी। क्या होगी? वो बिल्कुल सकारात्मक होगी। अगर आपका शरीर अस्वस्थ रहे तो क्या आपकी भावना सकारात्मक होगी? आपके विचार सकारात्मक होंगे? क्या आप निर्णय सही ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए क्या कहा कि मैंने कहा ना पंचकोशीय विकास मानव के विकास, समग्र विकास की अवधारणा है। समग्र विकास में पहला तो यही आ गया जिसको प्रथम और भौतिक अवस्था कहा गया, भौतिक आवरण कहा गया। और इसमें इस चीज का विकास होना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर का विकास कहीं न कहीं आपके भावना, विचार और निर्णय को प्रभावित करता है। क्लियर है? तो आप जब अगला लाइन यहां पे लिखेंगे तो वहां पे लिखेंगे कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर भावनाओं, भावनाओं, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और विचारों को सकारात्मक रूप में परिलक्षित करता है, परिलक्षित करता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और जब सर आज की फर्स्ट स्लाइड है, नहीं ये दूसरी स्लाइड है, जब आप इतना लिखिए दीजिएगा कि सर स्वस्थ शरीर भावना, निर्णय लेने की क्षमता और विचारों को सकारात्मक रूप में परिलक्षित करता है, तो क्या आप एक लाइन इसमें अपने मन से नहीं लिख सकते हैं क्या कि अस्वस्थ शरीर, और लगा दीजिएगा इसमें? क्या आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं कि इसमें उसके बाद और लगा दीजिएगा और लिखेंगे अस्वस्थ शरीर भावनाओं, निर्णय लेने की क्षमता और विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? क्या नहीं लिख दीजिएगा? बोलिए, नहीं लिख दीजिएगा? दिलीप जी हम आ रहे हैं। क्यों? अब आप लोग पेशेंस नहीं, इतना एकदम आराम से स्मूथली क्लास चल रहा है, क्यों परेशान है? हम आ रहे हैं ना कि सर बच्चे बहुत गरीब हैं, प्राथमिक विकास में यही विकास कम होता, सब विकास होगा। ठीक है, और इसको क्यों बताया जा रहा है? देख ना, दर्शन की बात हो रही है, दर्शन की बात बच्चों को थोड़ी तुरंत करवा दीजिएगा, ये आगे की बात है। अभी हम बताएंगे ना, एक प्रश्न में आपका है ना कि इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है, प्रश्न में ही है कि इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हो, तो वहां पे हम आएंगे ना, लंबी कक्षा चलेगी, आज नहीं तो उसको 2 दिन में पढ़ाएंगे, क्यों परेशान होते हैं? ऐसे मैंने थोड़ी कहा कि मैं हिमालय पर्वत पे चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, इसको भी आप लिख ही दीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो अगर आपसे ये कह दे कि बताइए कि अन्नमय कोश का विकास कैसे होगा,
तो लिख दीजिएगा ना, भोजन जल और पोषण से निर्मित होगा। हम पौष्टिक भोजन लेंगे, योग करेंगे, व्यायाम करेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, इससे हम सक्रिय रहेंगे, स्थिर रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। कोई दिक्कत? अन्नमय कोश में किन्हीं साथी को कोई दिक्कत? तेजी में बताइए। अन्नमय कोश में इतना लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा। चलिए, अब समझ में भी आ गया होगा। अन्नमय कोश समझ में आ गया? तेजी में अन्नमय कोश समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा, आना भी चाहिए। इतना डिटेल में बता रहे हैं, नहीं समझिएगा तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अन्नमय कोश हो गया। इतना खूबसूरत खूबसूरत लाइन बता रहे हैं ना, अगर एग्जाम में लिख दीजिएगा ना तो कॉपी जो चेक करता है ना वो भी कहेगा कि लगता है कहीं से उपदेश लेके लिखा है ये। ठीक है, तो आप भी कह दीजिएगा, मौखिक पूछा जाएगा तो। टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन वाले बाबा से पढ़े हैं, सारा उपदेश वहीं से मिला है हमको। ठीक है, अब आ जाइए फिलहाल दूसरे बिंदु पे। दूसरा बिंदु हमारा क्या है? पहला था अन्नमय कोश, दूसरा क्या है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश दूसरा क्या है? अब इसका काम हो गया ना? हाँ हाँ, हम्म। चलिए सर जी, आज आप और हम मैचिंग मैचिंग हैं, मैचिंग मैचिंग है नहीं। चलिए, किसी ना किसी दिन हम तो सबसे मैचिंग करते ही रहते हैं। क्या लिखें सर? इतना अच्छी तरह से पढ़ाए हैं तो लिख ही देंगे। बिल्कुल मोनी शर्म सिन्हा जी, बिल्कुल लिख दीजिएगा। हाँ, खूबसूरत लाइन है। क्या खूबसूरत लाइन है जी। चलिए, आ जाइए फिलहाल अब प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है सर? अब ये बताइए, जब आप खाना खाइएगा, शरीर हिष्ट पुष्ट रहेगा, आपका शरीर रहेगा, तो इसमें क्या सेव हो जाता है? इसमें क्या रहेगा? क्या होगा इस प्राणमय कोश में? कहते ना कि हम तुम्हारा प्राण ले लेंगे, तुम हमारा प्राण लेगा। तुम्हारा बॉडी में उतना ताकत, हमारे देह में पानी है, तुम्हारे शरीर में खून है, हमारे शरीर में पानी है। ये जो कहते हैं कि शरीर में खून है, पानी है, ये प्राण क्या है? ये प्राण क्या है? ये कहा कि प्राणमय कोश शरीर में शक्ति का केंद्र है। क्या है? कहा कि प्राणमय कोश शरीर में शक्ति का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है। अब शक्ति का केंद्र है, इसका मतलब है यह क्या होगा? यह जीवन की ऊर्जा होगी। यह जो शरीर है, यह शरीर जीवन की ऊर्जा है, जीवन की ऊर्जा है। आपके अंदर तो यही सेव है। आपके अंदर क्या है? सेव। ठीक है, अरविंद जी, उसके लिए हम जड़ी बूटी बना रहे हैं। ठीक है, अरविंद जी कह रहे हैं सर अभी तो समझ में आ रहा है परंतु एग्जाम में भूल जाने का डर है। अच्छा, उसके लिए जड़ी बूटी बनाएंगे, उसके लिए जड़ी बूटी बनाएंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है, अभी आप क्लास कीजिए, पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए, क्लास को देखिए और फिर एग्जाम के समय के लिए जड़ी बूटी बनाएंगे। उस जड़ी बूटी का नाम क्या है? उस जड़ी बूटी का नाम होगा मास्टर नोट्स। ठीक है, इसके लिए परेशान क्यों होते हैं? अब बाबा से पाला पड़ गया है तो पूरा मोक्ष का प्राप्ति होगा, तभी हम आपको छोड़ेंगे। ठीक है, बाबा से पाला पड़ा है तो जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको रखेंगे। ठीक है, बस आपको बीच बीच में क्या करना है? बाबा को समझ रहे हैं ना, बाबा को क्या करना? दक्षिणा देना है। ठीक है, तो इसलिए बेफिक्र है, यहां से मोक्ष प्राप्ति होकर ही आप जाइएगा। और जब स्वाभाविक बात है, जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति को मोह माया नहीं रहता है। नहीं देखते ना, अब बाबा के पास जाइएगा तो बाबा क्या कहेंगे? बच्चा, ये गर्दन में तुम क्या धातु लपेट कर आए हो? इससे मुक्त हो जाओ, खुद को मुक्त करो, ये उतार दो तुम अपने सोने का चेन, इससे मुक्त हो जाओ, ये तुम्हारे क्या है? मोक्ष की प्राप्ति में बाधक बना हुआ है। अब फिर इतना बेहतरीन तरीके से बाबा बोलेंगे कि आप उतार के बाबा ले जाइए बाबा। ठीक है, क्लियर? तो क्या बस वही करना है बीच बीच में
ठीक है, बाकी हम मोक्ष को प्राप्ति तो करवा के ही छोड़ेंगे आपको। फिलहाल आ जाइए, ठीक है। मेरी बातों को आप लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा, ना दिल पे लीजिएगा जा, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। चलिए अब आ जाइए, कहा थे हम लोग कि प्राणमय कोष जो है यह शरीर में शक्ति का केंद्र है, और यह क्या है, यह शरीर जीवन की ऊर्जा है, ठीक है। अब जब ये ऊर्जा है तो अंदर की जितनी गतिविधि होगी वो किसके सहारे होगी, अंदर की जो गतिविधि होगी वो किसके सहारे होगी। सपोज कीजिए कि आपके अंदर में रक्त का संचार हो रहा है, रक्त का संचार, सपोज कीजिए श्वसन, श्वसन कीजिए पाचन तंत्रिका, पाचन तंत्रिका, ये शरीर का जो सारा सिस्टम है ये जो काम करेगा, तो इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या बिना ऊर्जा के ये संभव है, बिना ऊर्जा के संभव। अच्छा देखिए बाबा जी का जयकारा भी लगा, अभी जयकारा मत लगाइए, ठीक है। चलिए राजेश सर आप क्लास को एकदम मजेदार बना, बेफिक्र रहिए, ठीक है। समय का थोड़ा सा पाबंदी हो जाता है रमजान में, नहीं तो फिर थोड़ा सा और अच्छा से क्लास चलता। फिलहाल आ जाइए, फिर भी आराम आराम से बेहतरीन क्लास चल रही है आपका, डोंट वरी। हम कहा थे हम लोग कि रक्त संचार, श्वसन, पाचन तंत्रिका, इस सब के लिए तो शरीर में ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहां से आ रहा है, प्राणमय कोष। क्या होगा, प्राणमय कोष। मतलब प्राणमय कोष का विकास होगा तो आपके ऊर्जा स्तर का विकास होगा। जब ऊर्जा स्तर का विकास होगा तो रक्त संचार, श्वसन, पाचन तंत्रिका ये भी क्या होगा, ये शरीर को क्या करेगा, संतुलन बना के रखेगा। और जब संतुलन बना के रखेगा तो क्या होगा, शारीरिक मानसिक सक्रियता बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। क्यों, पहला क्या था, अन्नमय कोष। अन्नमय कोष में हम खाए पिए और उससे हमको ताकत मिला, ताकत मिला तो शरीर में ऊर्जा आई, ऊर्जा आई तो शरीर का जितना भी सिस्टम है वो एकदम प्रॉपर वे में काम करने लगा। जब प्रॉपर वे में काम करने लगा तो शारीरिक और मानसिक सक्रियता भी बढ़ने लगी, ठीक है। और जब ये बढ़ने लगी मतलब आपके शरीर में एनर्जी का लेवल अच्छा होगा, तो क्या क्या अच्छा होगा, क्या क्या अच्छा होगा, तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। किसी भी चीज को सोचने के लिए क्या होगा, दिमाग कंसंट्रेट रहेगा, दिमाग फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी, आपके शरीर में मानसिक सक्रियता आएगी, मानसिक सक्रियता का विकास होगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आप यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं ना कि प्राणमय कोष के विकास से शरीर में एकाग्रता, स्फूर्ति और मानसिक सक्रियता बढ़ती है, और असंतुलित शरीर क्या करता, थकान, चिड़चिड़ापन, निराशा और स्थिर भावना उत्पन्न करता है। क्लियर है, मतलब अगर आपके शरीर में एनर्जी लेवल डाउन रहेगा तो क्या होगा, ओह हम नहीं जाएंगे, थका हुआ लग रहा है, बगल में डीजे बजता रहेगा, चलिए ना थोड़ा सा शादी ब्याह दूर जाइए, हम पंडाल में बैठ रहे हैं, डायरेक्ट जयमाला देखेंगे, खाना खाएंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे, हम कोनो विवाद में नहीं रहेंगे। क्या है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो नकारात्मक हो चुकी है। जो आपके अंदर प्राणमय कोष जो शक्ति का केंद्र है उसका ह्रास हो चुका है। आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगी, आपके अंदर खून की जो रफ्तार है वो भी धीमा हो जाए, कहते ना खून ठंडा हो गया है। इसका मतलब क्या है, क्या है कि प्राणमय कोष का विकास एकाग्रता, स्फूर्ति और मानसिक सक्रियता को बढ़ाती है, और असंतुलित प्राण, असंतुलित प्राणमय कोष क्या करेगा, शरीर में नीरसता लाएगी, थकान लाएगा, ठीक है, चिड़चिड़ापन लाएगा। कोई दिक्कत, इतना आप लिख दीजिएगा, प्राणमय कोष में इतना आप लिख दीजिएगा, तेजी में इतना लिख दीजिएगा कि चिड़चिड़ापन, थकान और नीरसता लाएंगे। इसमें कब आएगा, जब प्राण असंतुलित होगा, असंतुलित प्राण में,
क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि सर अन्नमय कोश का विकास सही से होना चाहिए, तभी प्राणमय कोश का विकास होगा। समझ रहे ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस दोनों बिंदु में, अन्नमय कोश प्राणमय कोश। क्लियर? क्लियर? अब आते हैं हम लोग तीसरे बिंदु में। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, इस दोनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे और यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमको सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान देना है, पौष्टिक पौष्टिक चीज खाना है, सही पोषण लेना है। इससे क्या होगा? प्राणमय कोश का सही विकास होगा। क्लियर? इसलिए ऐसे भी खाना संतुलित लेना चाहिए, खाना अच्छा लेना चाहिए। अब आ जाइए तीसरे बिंदु में। तीसरा बिंदु है मनोमय कोश। चलिए क्या है, आ जाइए मनोमय कोश में आ जाइए। अब ये मनोमय कोश हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मन का आवरण। क्या है ये? मन का आवरण। अब मन का आवरण किससे भरा हुआ है? मन का आवरण किससे भरा हुआ है? तेजी में बता दीजिए तो। मन का आवरण किससे भरा हुआ है? तेजी में लाइए। मन का आवरण किससे भरा हुआ है? कल ही ना दर्शन बताए हैं, बोलिए। मन के शुद्धिकरण में मन का आवरण भरा हुआ है आपकी इच्छा से, आपकी जिज्ञासा से। ठीक है, आपके एकदम क्या है, मन तो चंचल है, मन तो परिवर्तनशील है। ये क्या कहता है? आज हमारी इच्छा ये है, आज नहीं अभी हमारी इच्छा ये है, जैसे ही उस इच्छा की पूर्ति होगी आपकी इच्छा बदल जाती है ना? चलिए कहते हैं ना वो, हम कैसे करें। अब छोड़िए, बड़ा शायराना हो जाएगा। हम आदतें बदलते हैं, आप शर्त बदल लेते हो। पहला लाइन हम नहीं बोलेंगे। चलिए, अब जो मनोमय कोश है, मनोमय कोश किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। कल ही बताएं, कल ही बताएं, आप लोग भूल जाते हैं ना। मनोमय कोश किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है? मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या है? चंचल है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। जब इतना हम लिख दिए हैं, इतना लिख दिए हैं, तो आप इतना नहीं लिख दीजिएगा कि ये मन भावना का, विचार का, इच्छा का घर होता है। लिख सकते हैं कि मन क्या करता है? मन भावना, इच्छा, जिज्ञासा का निर्माण करती है, करती है, करती है। मन क्या करती है? आपकी भावना बदलते रहती है, आपके विचार को बदलते रहती है, आपकी इच्छा को बदलते रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक में किन्हीं साथी को कोई दिक्कत? अब एक चीज बताइए, एक होगा स्थिर मन और एक होगा अस्थिर मन, होगा? जब मन स्थिर रहेगा तो क्या फायदा होगा? तेजी में बताइए, क्या होगा फायदा? आपका व्यक्तित्व सकारात्मक व्यक्तित्व होगा, आत्मविश्वासी होंगे, होंगे, सकारात्मक व्यक्तित्व होगा, आत्मविश्वासी होंगे। आपकी जो बुद्धि स्तर है, चलिए बुद्धि पे हम लोग इसके बाद बात करेंगे। ये क्या करेगा? भावनात्मक संतुलन बनाएगा, भावनात्मक संतुलन बनाएगा।
और जब स्थिर मन रहेगा तो हम नहीं कहेंगे कि इसमें और लगा लीजिए और नहीं लगाइए, इसमें नौ लगा दीजिए, इसमें आत्महीनता कर दीजिए, इसमें भावनात्मक संतुलन का उल्टा क्या दीजिएगा? विचलन। भावनात्मक विचलन लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। इतना लिखने में कोई दिक्कत भी होगी कि नहीं साथी को? तेजी में कि स्थिर मन क्या करेगा? सकारात्मक व्यक्तित्व आत्मविश्वासी और भावनात्मक संतुलन बनाएगा। अस्थिर मन नकारात्मक व्यक्तित्व, आत्महीनता का शिकार और भावनात्मक रूप से विचलित करेगा। कोई दिक्कत? किन्हीं साथी को कोई तकलीफ? कहीं से कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अब हम लोग आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा, चलिए तो अब हम लोग पहुंचेंगे आगे मनोमय कोष के बाद विज्ञानमय कोष पे। लगता है आज कक्षा कुछ ज्यादा ही लंबी होने वाली है। चलिए चौथा में आ जाइए, विज्ञानमय कोष। चलिए अब लिख डाले हैं हम विज्ञानमय कोष। अब याद कीजिए भारतीय दर्शन जब हम बता रहे थे तो मन के बाद क्या आया था? अभिषेक जी मिल जाएगा, एक ही असाइनमेंट कब मिलेगा? ये महीना में दे देंगे, ये महीना लास्ट दे देंगे। क्यों पर असाइनमेंट कोई इशू है? एकदम बच्चा की तरह सब आदमी असाइनमेंट के पीछे पड़े हुए हैं। असाइनमेंट कुछ है ही नहीं, उसको हम देंगे आपको लिख के जमा करना, वो भी अभी बिल्कुल नहीं करना है आपको। कब जमा ले? गर्मी छुट्टी के बाद लेगा। चलिए हाँ, बुद्धि क्या था? बुद्धि। अच्छा ये बताइए, जब हमने लिखा यहाँ पे विज्ञानमय कोष, इसका मतलब ये क्या होगा? बुद्धि और विवेक का आवरण होगा। और बुद्धि और विवेक का जो आवरण होता है वो कहां से आएगा? वो कहां से आएगा? विज्ञानमय कोष के विकास से ही आएगा। इसका मतलब है कि विज्ञानमय कोष का जो केंद्र होगा वो बुद्धि होगा। क्या होगा? वो बुद्धि होगा। मतलब विज्ञानमय कोष का केंद्र बुद्धि, तर्क, यही तो होगा, यही होगा। और जब आपके पास बुद्धि और तर्क आएगी, बुद्धि और तर्क, तब आप क्या करेंगे? निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। मैंने कहा था ना कल कि मन क्या है? मन के पास हजारों विकल्प हैं, लेकिन बुद्धि क्या कहता है? रुक जाइए, हमको थोड़ा सा सोचने दीजिए। ठीक है, तो फिर वो निर्णय लेती है, और जो निर्णय लेती है वही स्मृति बन जाती है बाद में। इसका मतलब है कि जब आपके अंदर बुद्धि आएगी तो ये आपके अंदर आत्मबोध का विकास होगा। आत्मबोध का विकास होता है, होगा। इसका मतलब है कि प्राणमय कोष के विकास से आत्मबोध का विकास होता है, होता है, होता है। और जब आपके अंदर आत्मबोध का विकास हो जाएगा तो आप कहां पहुंच जाते हैं? उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने को प्रेरित करती है। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने को प्रेरित करती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तेजी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एकदम लिख सकते हैं। नैतिक चेतना का विकास होता है, नैतिक चेतना का विकास होता है। कोई दिक्कत? विज्ञान में कोष बुद्धि से जुड़ा हुआ चीज, बिल्कुल। सर आत्मबोध क्या है?
आत्मबोध का मतलब ये है कि कहते हैं बउआ हम समझ गए तुम्हारा लक्षण क्या है, अब हम तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हैं। इसका मतलब क्या, आपको आत्मबोध हो गया कि ओ जाल फेंक रहा था हम बच गए। ये क्या है कि आपको सही और गलत के बारे में पता चल जाए, वही आत्मबोध है। ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग पांचवें बिंदु पे। चलिए पांचवा बिंदु क्या है हमारा, आनंदमय कोष। अब आ जाइए मूल बिंदु पे। आनंदमय कोष पांचवा, ठीक है। आ जाइए आनंदमय कोष। अब नाम में ही है आनंदमय कोष, सब चीज का तो विकास हो गया, शरीर का भी विकास हो गया, शरीर में ऊर्जा भी आ गई, मन जो इच्छा दे रहा था उसको ऊपर बुद्धि डिस्क ब्रेक भी लगा दिया है। अब आपकी सब चीज का विकास हो गया, चेतना से लेकर नैतिकता तक सबका विकास हो गया। ठीक है, और फिर अंतिम में आप कहते हैं सब चीज तो हम पा लिए। ठीक है, सब चीज तो हम पा लिए, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, नौकर है, चाकर है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी चैन नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं आ रहा है। तब आप कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं। कहते हैं कि देखिए बाबा ऐसा ऐसा समस्या चल रहा है, बहुत बेचैन रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बाबा, पहले कहते बउआ पहले तो तुम मोह माया त्याग दो। क्या करो, पहले मोह माया त्याग दो। क्यों, कि जब तक तुम मोह माया में फंसे हुए रहोगे तब तक तुमको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना कि हम तो सेटल हो गए हैं, हमारा बउआ तो सेटल हो जाता तो मजा आ जाता, बउआ आईआईटी में चला जाता, तुम मेडिकल में कर लेता, आईएएस बन जाता। मतलब तुम तो बाबा के पास पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहाँ है, सबको सेटल करने पर है। कहाँ है, सेटल करने से है। तो अब तुम वहां से छोड़ दो, अब मोह माया तुम त्याग दो। अब तुम अपने आप के बारे में सोचो कि जो सामने प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। अपने आप को हल्का कर लो। ठीक है, क्या कर लो, अपने आप को हल्का कर लो। क्यों, आनंदमय कोष क्या कहता है कि तुम आध्यात्मिक आनंद की ओर आ जाओ। अब तुमको शांति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक आनंद, मोक्ष की प्राप्ति, शांति सब आनंदमय कोष में है ना, है कि नहीं है। इसका मतलब है आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद किसमें है, आनंदमय कोष में है। शांति किसमें है, आनंदमय कोष में है। मोक्ष की प्राप्ति आनंदमय कोष में है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये बताइए कि इतना जो मिलेगा एनआईओ के बारे में बताइए, कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब ये जो मिलेगा मोक्ष, ये बाहरी वस्तुओं से मिलेगा, बाहरी वस्तुओं से नहीं, अपितु बल्कि आंतरिक अनुभव से मिलेगा, आंतरिक अनुभव से मिलेगा। मिलेगा मतलब यह कहां से मिलेगा, जो कहिएगा कि अच्छा हमको आनंद मिलेगा, हमारे पास एक मर्सिडीज हो जाती, ठीक है, एक बंगला हो जाता, 4 BHK का बंगला हो जाता, एकदम स्विमिंग पूल की तरह, एकदम ऐसे वैसे जो भी हो। ठीक, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या होता है, हम तो जुबान से भी नहीं निकल रहा है कि क्या क्या लेवल बढ़ रहा होता है।
तो वो बाहरी वस्तुओं में नहीं मिलेगी। अगर आप बाहरी वस्तुओं में जाते हैं तो फिर आप मोह माया में चले जाएंगे। तो कहां से मिलेगा? कहा ये आंतरिक अनुभव से मिले। अपने आप को फील करो, फील करो कि हमारे अंदर शांति है, शांति है। सुबह सुबह बैठ के आंख बंद करके एकदम प्राणायाम करो, एकदम ओम का उच्चारण करो, एकदम कपाल भाती की तरह सांस को अंदर लो, सांस को बाहर फेंको। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा? आप मुक्त होंगे, अपने आप को हल्का बनाएंगे। और जब ये बनाएंगे तो आप यह कोष कहां ले जाएगा? आपको आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर जाता है। क्या कहा? कि यही कोष व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर जाता है, आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। आत्म साक्षात्कार की ओर तब न ले जाइएगा ऐसे करके आप सोच रहे हैं ओह मर्सिडीज ले लेना। नहीं नहीं नहीं, मर्सिडीज लेंगे तो फिर जीवन में शांति कहाँ से मिलेगा? मर्सिडीज को छोड़िए, लेना होगा अपना बड़का लेगा, लेना होगा छोटका लेगा, लेना होगा अपना दामाद लेंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बैंक में बैलेंस रखा हुआ है 40 लाख रुपया, क्या किया जाए? जिसको जो लेना होगा ले, हमको उस सबसे कोई मतलब आपके अंदर में आत्म साक्षात्कार चल रहा है। ठीक है, बार बार नोक करेगा, क्या कर? मोह माया आपको दौड़ाएगा, लेकिन आप आत्म साक्षात्कार नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस ये 3 चीज चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए और हमको मोक्ष चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब जब आपके अंदर ये आ जाएगा, आत्म साक्षात्कार की भावना आ जाएगी, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? करुणा आ जाएगी, आपके अंदर समभाव आ जाएगा, सबको समान रूप से देखिएगा, शांतिपूर्ण व्यवहार, शांतिपूर्ण व्यवहार, ये सब आएगा, ये सब आएगा। और जब ये सब आएगा तब आप लगेंगे ध्यान में, तब आप लगेंगे भक्ति में, तब आप लगेंगे चिंतन में। लगिएगा बोलिए, लगिएगा कि नहीं लगिएगा? बोलिए। आनंदमय कोष, आनंद का शरीर, आनंद का आवरण। क्या है ये? आनंद का आवरण, आनंद का आवरण। ये क्या है? आनंद का आवरण। ठीक है, एकदम आराम से नारायण नारायण करते हुए एकदम मगन है। ठीक है, कि ये दुनिया जहां जाती है तो जाओ, अब तो हमारा मिलन प्रभु से ही होगा, अब तो हम साक्षात अपने बंद आंखों से प्रभु का दीदार कर रहे हैं, और प्रभु ने कह दिया है भक्त लग जाओ, और हम लगे हुए। ये क्या है? आनंद की प्राप्ति। क्या है ये? आनंद की प्राप्ति। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, जो साहब कह रहे सर अनाय उसका शुक्रिया है जो आप जैसे बाबा से मिला। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो लिख दीजिएगा आराम से। बाकी तो पीडीएफ में तो लिखा ही, जो भाव समझना था वो भाव आप समझ गए, जो कॉन्सेप्ट समझना था वो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग पहुंचते हैं, जो हमारा प्रश्न है शैक्षिक निहितार्थ। ठीक है, पंचकोशीय विकास के शैक्षिक निहितार्थ। पंचकोशीय विकास के शैक्षिक निहितार्थ। ठीक है, अब हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इसके बारे में खुद से लिख लें, खुद से समझ लें। ठीक है, थोड़ा सा समय को देखते हुए। ठीक है, हमारे पास अब मुश्किल से अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, फिर भी हम एक भाव बता देते हैं आपको। ठीक है, आ जाइए। पंचकोशीय विकास के शैक्षिक निहितार्थ। आप कह रहे थे ना कि सर हम बच्चों को क्यों देंगे? आप बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि आते ही देखो मोह माया में लग जाओ, ये लग जाओ, वो लग जाओ, वो कुछ नहीं कहेंगे। आप बच्चों को ये कहेंगे कि ये जो शिक्षा है ये आपके जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, आपके अंदर जो समग्र विकास होगा ये आपके जीवन के लिए उपयोगी है,
लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बउआ तुम बिल्डिंग बना लो, जमीन खरीद लो, 4-5 बंगला ले लो, ये नहीं करना। ये क्या करना है? ये कहा मानव कल्याण की बात होनी चाहिए। आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाएंगे, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है कि हम भौतिकता के पीछे भागे। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है आनंदमय कोश का विकास। अंतिम क्या था हमारा? आनंदमय कोश का विकास। तो जब आप शैक्षिक निहितार्थ लिखेंगे तो वहां पे आप लिखेंगे कि पंचकोशीय विकास का शैक्षिक निहितार्थ यह कहता है कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का समग्र विकास करती है। और पंचकोशीय विकास के शैक्षिक निहितार्थ इस बात पर भी बल देती है कि शिक्षा भौतिकता की प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह आनंदमय कोश के विकास से जुड़ा हुआ है, जहां हम मानव कल्याण की बात करें, विश्व कल्याण की बात करें। यह है पंचकोशीय विकास के शैक्षिक निहितार्थ। क्लियर है? तो भाव समझ में आ गया? भाव समझ में आ गया इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। बाकी हमने पीडीएफ में बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से पंचकोशीय विकास के शैक्षिक निहितार्थ में आराम से जो 5 बिंदु हमने लिखा है उसी 5 बिंदु को, ठीक है, थोड़ा सा बाकी तो सब चीज हमने इसमें लिख ही दिया है पीडीएफ में। और शैक्षिक निहितार्थ में भी आपको पंचकोशीय विकास के शैक्षिक निहितार्थ यह है कि शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास का माध्यम बनाया जाए। ठीक है, तो हमने इसमें लिख दिया है, कोई बड़ा चीज नहीं है। जो हमने अभी 5 बिंदु को समझाया है, 5, चाहे वो आपका अन्नमय कोश हो, प्राणमय कोश हो, मनमय कोश हो, विज्ञानमय कोश हो, आनंदमय कोश हो, उसी 5 बिंदु को हमने इसमें एक सार बना के लिखा है। कोई दिक्कत नहीं इसके शैक्षिक निहितार्थ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई, लेकिन एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, बाकी पीडीएफ भी आप पढ़ लीजिए, क्लास में भी लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गए हैं। कोई विशेष समस्या, विशेष क्या, कोई समस्या होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ देखिए सर, पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं, अभी हम जो 4-5 पंक्ति बोले हैं वही अमर प्रकाश जी उसका पूरा निचोड़ समझ ली, बहुत अच्छा। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज कक्षा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू। आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच।